वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग मौर्य साम्राज्य में अशोक के पार्ट सेकंड के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हम पार्ट 1 उसका पढ़ चुके हैं और पार्ट सेकंड के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसका पार्ट 3 भी आएगा क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो रही है और इसमें पॉइंट कुछ ज़्यादा ही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि खरोष्ठी लिपि पूछा जाता है कैसी लिपि है। तो खरोष्ठी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि है। कैसी है? दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। अशोक के कितने अभिलेख हैं? ये कितने भागों में बटे हैं अभिलेख? ये कई बार पूछा गया है कि अशोक के जो अभिलेख हैं वो कितने भागों में बटे हैं। वो 3 भागों में विभाजित किए गए हैं। कितने पार्ट हैं इसके? 3 पार्ट हैं अभिलेखों के। पहला अभिलेख का है वो शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख, तीसरा गुहालेख। शिलालेख और स्तंभलेख के बारे में कई बार क्वेश्चन आते हैं। गुहालेख से अभी ज़्यादातर क्वेश्चन आए नहीं है, लेकिन आप लोगों को यह ध्यान रखना है कितने अभिलेख हैं, इन कितने भागों में इनके बटे हैं, इसको ध्यान रखना। तो शिलालेख क्या है? शिलालेख की खोज कब हुई? 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों की खोज हुई। किसके द्वारा? पादरेटी फैनथेलर के द्वारा हुई है। कब हुई? 1750 ईस्वी में। इनकी संख्या कितनी है? 14 इनकी संख्या है। शिलालेखों की संख्या 14। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले किसने सफलता हासिल की थी? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिए। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इनके अभिलेख पहली बार पढ़े गए। कब पढ़े गए थे पहली बार? 1837 ईस्वी में। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। इनके जो स्तंभ लेख हैं इनकी संख्या कितनी है? स्तंभ लेखों की 7, इसकी 14। और जो स्तंभ लेख हैं वो किस लिपि में है? केवल ब्राह्मी लिपि में है। किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है। या 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अलग अलग स्थान कौन कौन से हैं देख लीजिए। प्रयाग स्तंभ के बारे में बहुत ही बार पूछा जा चुका है और पूछा भी जाएगा। आप लोग इसको विशेष कर ध्यान रखिए। यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। प्रयाग जो स्तंभ लेख है वो सबसे पहले कहाँ स्थित था? तो ये कौशाम्बी में स्थित था। फिर क्या हुआ? इसको अकबर के द्वारा इलाहाबाद के किले में स्थापित करवा दिया गया। इस स्तंभ लेख को कहाँ स्थापित करवाया गया? अकबर के किले में स्थापित करवा दिया गया। फिर नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे दिल्ली टोपरा। ये दिल्ली टोपरा क्या है? ये भी एक स्तंभ लेख है। ये कैसा है? ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था। ये पहले कहाँ था? ये टोपरा में था और इसको लाया कौन? दिल्ली। तो फिरोज शाह तुगलक इस स्तंभ को दिल्ली लाए। ये अभिलेख थे किसके? स्तंभ लेख। तो ये अशोक जी के स्तंभ लेख थे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। फिर है दिल्ली मेरठ। पहले मेरठ में स्थित था, फिर ये कहाँ? फिरोज शाह के द्वारा दिल्ली लाया गया। ये भी उन्होंने ही दिल्ली इसको लाया। फिर है रामपुरवा स्तंभ। रामपुरवा स्तंभ लेख कैसा है? यह कहाँ स्थित है? ये चंपारण बिहार में है। इसकी खोज किसने की थी? तो 1872 ईस्वी में कार्लायल ने इसकी खोज की थी। किसने की थी? कार्लायल ने। कब इसकी खोज की गई? 1872 ईस्वी में। लौरिया अरेराज क्या है? ये इसकी स्थापना पूछ सकते हैं, ज़्यादा नहीं पूछेगा इसके बारे में क्योंकि इतना पूछा नहीं जाएगा, ये पूछे नहीं जाते। प्रयाग स्तंभ लेख ज़्यादा पूछा जाएगा और उसके अलावा बहुत ही कम ऐसे हैं जो पूछे जाएं। ये चंपारण, ये भी बिहार में ही है। लौरिया नंदनगढ़, यह भी बिहार में ही है। इस पर चित्र, अच्छा ये अगर पूछ दिया जाए आप लोगों से कि मोर का चित्र किस अभिलेख पर, इनके स्तंभ लेख पर अंकित है, तो लौरिया नंदनगढ़ पर। किस पे है? लौरिया नंदनगढ़ पे मोर का चित्र, इस पे लौरिया नंदनगढ़ पे है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। कौशाम्बी अभिलेख को, वेरी इंपॉर्टेंट, कौशाम्बी जो अभिलेख है, प्रयाग स्तंभ लेख जिसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? रानी का अभिलेख। क्या उसको बोलते हैं? ये रानी का अभिलेख है, इसको रानी का अभिलेख कहते हैं। अशोक का 7वां जो अभिलेख है वो सबसे लंबा है। 7वां अभिलेख है वो सबसे लंबा है। और सबसे छोटा कौन है? रुम्मीदेई। रुम्मीदेई एक ऐसा अभिलेख है जो अशोक के द्वारा भू राजस्व की दर जब घटाई गई थी तो उसकी दर घटा के 1/8 भाग कर दी गई थी। ये इसी में वर्णित है। इसी में लुम्बिनी में देखो लिखा भी है, इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर
कितनी कर दी गई, तो 1/8। अगर ये दिया हो क्वेश्चन में कि ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 कर दी गई, तो वो अभिलेख है रुम्मीदेई। और ये रुम्मीदेई सबसे छोटा अभिलेख भी है, कर दी गई। और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक बलि माफ़ कर दिया गया था। जो धार्मिक बलि था, धार्मिक कर था, यानी इसको बलि कहते थे। बलि उस टाइम कि हाँ ये ले रहे हैं तो उसको बलि कह रहे थे, इसको माफ़ कर दिया गया था धार्मिक कर को। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नोट में क्या लिखा है, महास्थान, यानी महास्थान कौन सा, बांग्लादेश को बोला गया है, से प्राप्त सोहगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल सूखा, जैसे क्या दैवी प्रकोप हुआ के समय राजा क्या था, राहत कार्य करने के लिए विवरण का प्राप्त हुआ, इसमें विवरण प्राप्त हुआ था। चलिए ये छोड़िए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फिलहाल। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। ऐसा कौन सा, ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें कहा गया कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, तो वो प्रथम पृथक अभिलेख था। कौन सा था, प्रथम पृथक अभिलेख। ये इतना नहीं पूछा जाएगा। अशोक का सारयकुना, वेरी इंपॉर्टेंट, सारयकुना कौन सा है, तो कंधार अभिलेख। कौन सा है, कंधार का। कहीं कहीं कंधार लिखा होगा, कहीं कहीं कंदहार लिखा होता है अभिलेख। ग्रीक और अरमाइक भाषाओं में है। कौन से भाषाओं में, ग्रीक भाषा में और अरमाइक भाषा में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था। क्या होता था, जब साम्राज्य में मुख्यमंत्री या पुरोहित नियुक्ति करे जाते थे, इनकी नियुक्ति होती, तो इनके चरित्र को खूब जांचा परखा जाता था कि ये व्यक्ति कैसा है, ये बंदा कैसा है, जिसे उपधा परीक्षण कहते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उपधा परीक्षण क्या है, अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए तो क्या है, साम्राज्य, अशोक के साम्राज्य में, आप लोग कैसे आंसर देंगे इसका, उसमें ऑप्शन में होगा अशोक के साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, उसे उपधा परीक्षण कहते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी, जैसे अभी मंत्रिपरिषद होती है वैसे तब सम्राट की सहायता के लिए होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या क्या होती थी, 12, 16 और 20 हुआ करती थी मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता था। कौन सा उल्लेख मिलता था, तीर्थ का उल्लेख मिलता था, जिसे क्या कहते थे, महामात्र कहते थे, इसे महामात्र कहते थे। इनकी संख्या कितनी थी, तो इनकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर या जासूस को कहा जाता है। अर्थशास्त्र में अच्छा चर किसको बोला जाता है, अगर पूछ दिया जाए तो जासूस को वहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी, तो प्रांतों की संख्या 5 थी, और प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों को क्या कहते थे, चक्र। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र हुआ करते थे। कौन होता था, या तो कुमार या तो आर्यपुत्र, जिन्हें क्या कहलाता था, ये आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहला देते थे। कुमार कहलाते थे या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक, प्रांतों के जो प्रशासक होते थे उनको। चलिए इसका हम थर्ड पार्ट और लाएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, और थर्ड पॉइंट में हम इसको सारा कवर कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।